Assalamu alaikum dear student. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is known as photosystem 1 and photosystem 2. तो स्टूडेंट कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। आज हम जो थर्ड लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, जो लेक्चर देने में आपको दूंगा वो है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो आइए तो डिस्कस करते हैं फोटोसिस्टम 1 को पहले और उसके बाद जो है हम फोटोसिस्टम 2 को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिस्टम, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। Photosynthetic pigments are arranged in the form of cluster for the efficient absorption and utilization the sunlight energy into and thalakite membrane are known as photosystem। फोटोसिस्टम हम उसको कहते हैं कि वो जो पिगमेंट्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्लस्टर में होती है और ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और यूटिलाइज होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन दी थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। इस प्रोसेस को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। और ये फोटोसिस्टम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है अरेंजमेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर और ये यूटिलाइज करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं सनलाइट को इन द फॉर्म ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद ये जो है एडवांटेज है एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। क्या कह रहे हैं कि एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी डेट इज नोन एज एडवांटेज, ये है उसकी एडवांटेज। उसके बाद ये आपने ये देखो कि सनलाइट ये पड़ रही है और उसके बाद जो ये प्रोसेस चल रहा है कि लाइट एनर्जी है वो एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन में आती है और ये इन बूडों में पड़ती है और उसके बाद ये लाइट एनर्जी हो वो एब्जॉर्ब होती है आती है रिएक्शन सेंटर पे। पहले ये एनर्जी ट्रांसफर होती है रिएक्शन सेंटर पे और ये रिएक्शन सेंटर के बाद ये क्लोरोफिल ए के साथ आती है। क्लोरोफिल ए के बाद ये जाती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो उसको एनर्जी को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ये जो एनर्जी है वो पिगमेंट से आती है और एंटीना कॉम्प्लेक्स में फर्दर ये डिवाइड करती है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ दी टू पार्ट्स। फोटोसिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स के अंदर। नंबर 1 जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स इट इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम। ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम का होता है। ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम होता है। इट कंटेन्स द नेसेसरी पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल बी एंड केरोटिनॉइड्स। ये क्या है कि इसमें एंटीना जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें ये पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल बी एंड केरोटिनॉइड्स ये प्रेजेंट होते हैं। और ये इट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अ proton as a light or the first absorbed the antenna and complex pigment that gathering the energy and finally transfer the energy in the reaction center। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम का पेरिफेरल पार्ट होता है। ये क्या करता है कि एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं उसको ये एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं सच एज क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड उसको ये लाइट एब्जॉर्ब करता है और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कंटेनिंग करता है। और ये प्रोटीन और ये फोटोन ऑफ लाइट जो फोटोन ऑफ लाइट होती है ये फर्स्ट एब्जॉर्ब होती है एंटीना कॉम्प्लेक्स में और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट एब्जॉर्ब होती है। ये देखिए एंटीना कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट एब्जॉर्ब हो रही है एंटीना कॉम्प्लेक्स में। और ये उसके बाद जो है वो पिगमेंट्स और द गैदरिंग ऑफ एनर्जी एंड फाइनली ट्रांसफर एनर्जी इन द रिएक्शन सेंटर में। और पहले जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स में मूव करते हैं इस लाइट की वजह से और ये मूव करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के बाद ये मूव करते हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर। ओके, ये प्रोसेस ऐसा चलता रहता है और ये रिएक्शन सेंटर भी हम उसको डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन सेंटर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम। ये क्या होता है? ये सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम का होता है। इट कंटेन्स द मेजर मेन पिगमेंट
इसमें मेजर पिगमेंट्स कंटेंट होते हैं सच एज क्लोरोफिल ए एसोसिएट्स द प्रोटॉन एज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। रिएक्शन सेंटर में जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए जो एसोसिएट होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ। और उसके बाद जो होता है वो रिएक्शन सेंटर, जो रिएक्शन सेंटर होते हैं reaction center, the one or more molecule such as chlorophyll A is a primary electron acceptor। ये क्या होते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, और ये एटीपी जो है वो सिंथेसिस भी करते हैं। उसके बाद इट इज रिसीव द एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी फ्रॉम द एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये जो एनर्जी को रिसीव करते हैं रिएक्शन सेंटर, और ये कहाँ पर भेजते हैं एनर्जी को? एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। पहले जो होता है वो रिएक्शन जो लाइट एनर्जी होती है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचती है। उसके बाद जो होते हैं वो रिएक्शन सेंटर पे आती है और ये कन्वर्ट करती है एनर्जी को इन द एनर्जी ऑफ केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करती है। टाइप ऑफ फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम के टाइप्स कितने हैं ये हम भी इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम। क्लोरोफिल ए द जनरली हैज ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। उसके बाद ये एसोसिएट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन इनटू slightly shift its optical wavelength and produce the different photosystems। ओके, ये उसके बाद ये फैक्टर हैं और ये फोटोसिस्टम 1 है और ये फोटोसिस्टम 2 है। फर्दर भी इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, फोटोसिस्टम फैक्टर, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 डिस्कवरी ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितनी है और आल्सो ये किसको हम कहते हैं, और रिडक्शन और फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके जो डिस्कवरी होती है वो वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। फोटोसिस्टम जो होते हैं वो फर्स्ट डिस्कवर होते हैं और ये फोटोसिस्टम 2 भी वाज डिस्कवर्ड लेटर। फर्स्ट जो डिस्कवर होता है फोटोसिस्टम 1 होता है, उसके बाद जो डिस्कवर होता है वो फोटोसिस्टम 2 डिस्कवर होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो फोटोसिस्टम 1 की होती है वो 700 नैनोमीटर होती है। उसके बाद जो सेकंड फोटोसिस्टम 2 जो है वो उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है 680 नैनोमीटर। उसके बाद ये आल्सो इज कॉल्ड एज फोटोसिस्टम 1 को हम P70 भी कहते हैं। उसके बाद जो है फोटोसिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं। और रिडक्शन में जो फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो PS2 होता है, और जो फोटोसिस्टम जो 2 होता है रिडक्शन में वो फोटोसिस्टम रिड्यूस बाय द वाटर के जरिए होता है। ओके, उसके बाद फास्फोराइलेशन इन्वॉल्व होती है बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन इन प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम 1। उसके बाद फोटोसिस्टम 2 में जो फास्फोराइलेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है ओनली नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन के अंदर। ये आपने याद करना होगा कि जो डिस्कवरी होती है वो फर्स्ट डिस्कवर हुई है इन फोटोसिस्टम 1 में, और ये फोटोसिस्टम 2 जो है वो लेटर दी डिस्कवर हुआ है। और ये फोटोसिस्टम जो 1 है वो 700 नैनोमीटर है और फोटोसिस्टम जो 2 है वो 680 नैनोमीटर है मैक्सिमम उसकी एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये P700 होते हैं 700 होते हैं फोटोसिस्टम 1 में, और ये फोटोसिस्टम 2 में जो है उसकी P680 है। उसके बाद ये रिड्यूस बाय द फोटोसिस्टम 2 होता है फोटोसिस्टम 1 में, और ये फोटोसिस्टम 2 में जो होता है रिडक्शन वो रिड्यूस बाय द वाटर होता है। उसके बाद फास्फोराइलेशन जो होती है वो साइक्लिक भी होती है और नॉन साइक्लिक भी होती है। फास्फोराइलेशन किसमें? फोटोसिस्टम 1 में, और ये फोटोसिस्टम 2 में जो होती है प्रोसेस फास्फोराइलेशन वो ओनली नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन होती है। ओके, उसके बाद जो मैकेनिज्म है फोटोसिस्टम का तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिस्टम, तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिस्टम, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। प्रेजेंस ऑफ फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू मेन फेजेस, लाइट फेजेस और लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट फेजेस होता है वो लाइट पे डिपेंड करता है, जो डार्क रिएक्शन होता है वो लाइट डार्क रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, और ये डार्क फेज और डार्क रिएक्शन जो होता है
वो लाइट पे इंडिपेंडेंट करता है। जो लाइट रिएक्शन था वो लाइट पे डिपेंड करता था, और ये डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट पे इंडिपेंडेंट होता है। ओके, उसके बाद जो है रिएक्शन फैक्टर है, ये हम भी डिस्कस करेंगे इसको नंबर वार। ये लाइट है, लाइट रिएक्शन पे लाइट रिक्वायर होती है और डार्क रिएक्शन पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद ये लाइट रिएक्शन जो होता है वो डे टाइम में होता है इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। ओके, ये डार्क रिएक्शन जो होता है और सॉरी लाइट रिएक्शन जो होता है वो डे टाइम में अकर होता है इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। उसके बाद जो है वो डार्क रिएक्शन जो होता है वो डे टाइम में होता है। ये आप हैरान होंगे कि सर ये आप क्या कह रहे हैं कि लाइट रिएक्शन भी डार्क डे टाइम में हो रहा है और ये डार्क रिएक्शन भी डे टाइम में हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत फर्क है। ये दोनों तो डे टाइम में हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी, लेकिन इसमें क्या फर्क है? जो ये डार्क रिएक्शन हम इसको कहते हैं और इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें ये ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन ये एक फर्क है, एक डिफरेंस है कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है और ये डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। इसमें ये इतना सा फर्क है, क्योंकि ये दोनों जो है वो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ये डे टाइम में हो रहे हैं, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है और ये डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। ओके, उसके बाद हम लाइट रिएक्शन में इनपुट में क्या देते हैं? वाटर और लाइट। ओके, उसके बाद जो डार्क रिएक्शन में हम क्या देते हैं इनपुट में? एटीपी, एनएडीपीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये आपको इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा। उसके बाद जो लाइट रिएक्शन में हम आउटपुट में लेते हैं वो क्या है? एटीपी एंड एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद जो डार्क रिएक्शन में हम आउटपुट में लेते हैं वो है ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड 3-फॉस्फेट। ओके, उसके बाद जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। Light reaction of photosynthesis involves the events: number 1, absorption of light of photosynthesis system; number 2, excitation of flow of electrons; number 3, chemiosmotic synthesis of ATP; number 4, reduction of the NADPH to NADPH। ओके, ये देखिए ये प्रोसेस सारा चलता रहता है। ये देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया। ओके, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है वो सारा इसमें दिया गया है, पूरा डायग्राम दिया गया है कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो फोटो सिस्टम 2 में होता है, जिसकी जो परसेंटेज होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो है फास्फोरस जो होता है उसमें 680 होता है। ओके, ये इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो है 680। फोटो सिस्टम 2 में जो होता है वो है लाइट रिएक्शन होता है। और फोटो सिस्टम के बाद जो है फोटो सिस्टम 2 जो होता है, फोटो सिस्टम 2 में जो है वो लाइट रिएक्शन होता है और फोटो सिस्टम 1 में जो डार्क रिएक्शन होता है। उसके बाद नंबर 1 जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर पहले जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नंबर जो लाइट रिएक्शन लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पे और ये फोटो सिस्टम 2 जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर यहाँ पर होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। उसके बाद ये गेन करता है, पहले ये इसे लाइट आती है फोटो सिस्टम 2 पे। ओके, ये फोटो सिस्टम 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को भेजता है किधर? फोटो सिस्टम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होता है वो ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? और ये रिसीव करके ये भेजता है फोटो सिस्टम 1 पे। और ये फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो ऐसे ये मूव करता है, इलेक्ट्रॉन को भेजता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऐसे भेजता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये सारा चेन चलता रहता है। ओके, शायद आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद जी एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम की एब्जॉर्प्शन की लाइट है। फोटो पिगमेंट मीन्स लाइट पिगमेंट्स इन फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी एंड द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ये फोटॉन की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं
रेडिएट करते हैं। ओके, उसके बाद एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होता है और एब्जॉर्प्शन करता है फॉर्म ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। उसके बाद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम एटम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक्साइटेड में और ये मूव करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, ये सारा डायग्राम हमने आपको पहले दिखाया और ये उसके बाद ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस ये चलता रहता है। हम पहले इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ेंगे और साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ेंगे और ये कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी है, ये सारा प्रोसेस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और ये प्रोसेस चलता रहता है एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, फ्लो करता है in the form of cyclic and in the form of non-cyclic. So in non-cyclic flow of electron, excited electron after the having photosystem 2 and do not come back। और ये नॉन साइक्लिक जो होता है वो पीछे नहीं मोड़ता, फोटोसिस्टम 2 से आता है और फोटोसिस्टम 2 में ही कन्वर्ट, और फोटोसिस्टम से आता है फोटोसिस्टम 1 में, और ये फोटोसिस्टम 1 से फोटोसिस्टम 2 में नहीं जाता, ये do not come back, that is known as non cyclic। उसके बाद साइक्लिक जो प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में cyclic flow of electron excited after the having photosystem 2 finally back the photosystem 2, that is known as cyclic flow of electron। ओके, ये प्रोसेस ऐसा चलता है और ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर इसमें नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस, ये इलेक्ट्रॉन से जाता है और ये फोटोसिस्टम 2 से और फोटोसिस्टम 1 में आता है, ऐसा ये पीछे नहीं जाता। ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं, एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। उसके बाद कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। The most important event of light reaction is the production of the ATP। ये जो लाइट रिएक्शन होता है ये ATP को प्रोड्यूस करता है। The production of ATP during the light reaction, that is known as a photophosphorylation। हम ये दोस्त कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के सर ये फोटोफॉस्फोराइलेशन हमको समझ में नहीं आया, तो बेटा आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप समझने की कोशिश करें तो आपको कोई भी दुनिया की चीज़ जो है वो आपको जो है तकलीफ नहीं देगी आपको। ये दुनिया की कोई चीज़ भी दुखी नहीं होती। ये बंदा चाहता है कि मुझे ये काम करना है तो वो कर लेगा। ओके, ये देखिए कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी की जो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है वो लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। तो इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं कि production of ATP during the light reaction, that is known as phosphorylation, and mechanism is known as the chemiosmosis। okay, ये आपको याद करना होगा कि production of ATP during the light reaction, that is known as phosphorylation, okay, that mechanism is known as the chemiosmosis। thank you। और ये प्रोसेस चलता रहता है फोटोफॉस्फोराइलेशन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐसे चलता रहता है और ये साइक्लिक प्रोसेस है। आइए तो साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ये नॉन साइक्लिक के कम बैक और उसके बाद नॉन साइक्लिक मैंने पहले आपको पढ़ा लिया। उसके बाद जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो है लाइट रिएक्शन ऐसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, और ये उसके बाद जो था सिंथेसिस ऑफ एटीपी है और ये कीमोस्मोसिस है। साइक्लिक प्रोसेस कहाँ पर चला गया, साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी आपने मुझे देर लगी। उसके बाद जो है साइक्लिक प्रोसेस में डिफिन होता है, डिफिनेशन है साइक्लिक प्रोसेस की के formation of ATP in during the cyclic electron flow, that is known as cyclic
फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, ये देखिए ये डायग्राम दिया गया है कि लाइट जो है फोटोन आता है फोटो सिस्टम वन पे, फोटो सिस्टम वन पे आता है, और सॉरी फोटो सिस्टम टू पे। फोटो सिस्टम टू जो होता है वो 700 फास्फेट होता है, 700 उसका नंबर है फोटो सिस्टम टू का। ये पहले फोटोन की जो लाइट है वो आती है फोटो सिस्टम टू पे, जो फोटो सिस्टम टू का नंबर होता है वो 700 होता है। फोटो सिस्टम टू के बाद ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन जाता है और ये पहले ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर लाइट गिरती है और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यहाँ पर, ये ऊपर ऊपर जा रहे होते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करता है, ये इसको एक्सेप्ट करता है। ओके, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और ये प्रोसेस चलता रहता है और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है फेरुड ऑक्साइड में। फेरुड ऑक्साइड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद ये एडीपी 1 फास्फेट मिलकर एटीपी बनता है फेरुड ऑक्साइड में, और ये फेरुड ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनिन में। प्लास्टोक्विनिन जो है वो फर्दर मूव करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, और ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, और ये फर्दर जो है ये मूव करता है फोटो फास्फोकाइनिन में, पीसी फास्फोकाइनिन में मूव करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव करता है फोटो सिस्टम टू में। ऐसे ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है। फोटो सिस्टम में एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं और रिएक्शन सेंटर होता है, यहाँ पर लाइट गिरती है और ये साइक्लिक प्रोसेस ऐसा चलता रहता है। यहाँ पर हमने साइक्लिक प्रोसेस को भी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, और ये कुछ रूट्स हैं जो साइक्लिक प्रोसेस को नीडेड होती है, और ये भी हम डिस्कस करेंगे। आइए तो डिस्कस करते हैं कि डॉर्क रिएक्शन जो होता है उसमें 9 एटीपी एंड 6 एनएडीपीएच एट कंप्लीट होते हैं। किसमें? डॉर्क रिएक्शन में। डॉर्क रिएक्शन में जो 9 एटीपी एंड 6 एनएडीपीएच टू कंप्लीट इट, उसमें जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें 9 एटीपी एंड 6 एनएडीपीएच कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो होता है उसके कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट नॉन साइक्लिक होता है। A complete non-cyclic photophosphorylation yield 1 ATP and 1 NADPH। ये a complete non-cyclic जो photophosphorylation होता है उसमें 1 ATP and 1 NADPH होता है। ओके, उसमें जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन की नीड होती है ATP then NADPH then the non-cyclic pathway। ओके उसके बाद ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है नॉन साइक्लिक और सॉरी साइक्लिक प्रोसेस में। जो पाथवे होता है वो ऐसे डीम्ड एटीपी सप्लाई करता रहता है और ये डार्क रिएक्शन चलता रहता है। वर्किंग ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिएक्शन क्या है और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको पढ़नी होगी। ये क्या है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दैट इज नोन एज द डॉट रिएक्शन। लाइट जिस पे डिपेंड करती है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो वो लाइट डिपेंडेंट होता है। जो लाइट डिपेंडेंट नहीं होता उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन। ओके, ये पहले है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये केल्विन साइकिल है सजेस्ट series of the reaction catalyze the enzyme by the carbon fixed and they reduce the result of synthesis of the sugar glucose in the during the dark reaction photosynthesis that is known as Kelvin cycle। तो इसको हम Kelvin cycle कहते हैं। और occurrences क्या है कि it occurs in the daytime with the ATP and NADPH are the available। जो केल्विन साइकिल हो रही होती है उसमें जो वो डार्क रिएक्शन में और डे टाइम में हो रही होती है, लेकिन वो एटीपी एंड NADPH अवेलेबल होते हैं। जो डिस्कवरी भी होती है वो मेलेनिन केल्विन जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उसने इसको डिस्कवर किया था केल्विन साइकिल को। ये कोवर्कर थे इन 1950 में। He was awarded a Nobel Prize in 1961 detailed work the photosynthesis and cyclic process that is known as Kelvin cycle। Okay, केल्विन साइकिल में ये प्रोसेस चलते रहते हैं और ये लाइट जो है
इट अकर्स द एब्सेंस ऑफ द एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें प्रेजेंस भी होती है और एब्सेंस भी होती है लाइट, डिस्कवरी भी हो गई, ऑकरेंस भी हो गई। उसके बाद जो है केल्विन साइकिल में हम इनपुट जो देते हैं वो 6 एनएडीपीएस और सॉरी 6 एटीपी देते हैं, और सॉरी 9 एटीपी देते हैं और 6 एनएडीपीएस देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। उसके बाद जो है उसमें ये प्रोसेस थे क्या, process carbon dioxide is reduced by the using of ATP and NADPH। जो प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें रिड्यूस होती है बाय द यूजिंग ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। आउटपुट में जो देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ C3 का शुगर इज नोन एज अ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम G3P कहते हैं। ओके, दैट इज नोन एज इट इज आल्सो C3 पाथवे साइकिल। केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं जिसको हम G3P कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम C3 पाथवे साइकिल भी कहते हैं। डेट इज नोन एज C3 प्लांट्स, इसको हम C3 प्लांट भी कहते हैं। some plants some plants also carry out the C4 pathway and plants are the commonly known as the C4 plants। okay, और ये फर्स्ट आखिरी जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल को भी स्टडी करने वाले हैं। ओके, कि केल्विन साइकिल क्या होता है कि कार्बन फिक्सेशन होता है। पहले कार्बन फिक्सेशन इसमें होता है कि कार्बन जो है वो फिक्स्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये फिक्स करता है कार्बन को। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होता है इन दी 5 कार्बन शुगर, दैट इज नोन एज द कार्बन फिक्सेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 5 कार्बन ऑफ शुगर के साथ मिलकर इसको हम मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। उसके बाद जो है रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन में जो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये जिसको हम ट्रायोस कहते हैं, 3 कार्बन ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसको हम ट्रायोस कहते हैं, वो फास्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड्स के साथ मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। और उसके बाद जो है वो उसमें रीजनरेशन हो रही होती है, रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाय फॉस्फेट, regeneration of ribulose by phosphate where reduce 3 कार्बन G3P, जिसको हम G3P कहते हैं, 3 कार्बन जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं by the utilizing the arrangement of 5 कार्बन, that is known as a ribulose by phosphate RUBP, जिसको हम RUBP कहते हैं, जिसमें जो रिड्यूस होते हैं 3 कार्बन जिसको हम G3P कहते हैं by the utilizing, जिसमें यूटिलाइज होती है यूज होती है इनटू 5 कार्बन, जिस प्रोसेस को हम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं, जिसको हम RUBP भी कहते हैं, बाय द यूटिलाइजिंग बाय द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओके, उसके बाद कार्बन फिक्सेशन नंबर 1 जो होता है कार्बन फिक्सेशन, इसमें जो होता है वो फर्स्ट कार्बन जो होता है फर्स्ट ऑफ द की step of dark reaction with the carbon dioxide for the fixed and pre-existing 5 carbon molecule, that is known as a ribulose biphosphate RUBP, that is known as the intermediate compound 6 carbon। ओके, ये आपको मैंने समझा दिया। ऐसे ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है, और ये प्रोसेस अगला होता है, ये रिडक्शन भी हमने कर लिया और ये रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज फॉस्फेट भी हो गया, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। ओके, तो आपको ये समझ में वीडियो आ गया होगा, केल्विन साइकिल भी बहुत आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें जो सारे प्रोसेस हमने स्टेप्स पढ़ लिए फोटो सिस्टम के, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो भी थे, और ये हम सारे जो स्टेप्स हैं वो हमने जो है स्टडी कर लिया। तो यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो आज हमने ये भी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया कि जो बायोएनर्जेटिक का चैप्टर था एमडीकेट के सिलेबस में, जो तीसरा नंबर चैप्टर था। पहले हम बायोमॉलिक्यूल को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हम वायरस का जो चैप्टर था
2024 में जो सिलेबस है पीएमडीसी का, उसमें जो हमने पहला जो चैप्टर था वो बायोमॉलिक्यूल भी स्टडी कर लिया था। उसके बाद जो सेलुलर लाइफ जो था वायरस का, वो भी हमने रिड्यूस कोर्स के मुताबिक उसको भी डिस्कस कर लिया था वन शॉट वीडियो में। और उसके बाद जो हमने बायोएनर्जेटिक बायोएनर्जेटिक का चैप्टर जो था वो हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें और उसके बाद जो बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें और कामयाब इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएँगे। मेरी दुआ है आपके साथ। और उसके बाद जो हम ये तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया और उसके बाद जो हम चौथा जो चैप्टर है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हम इंशाल्लाह टुमारो विल बी डिस्कसिंग chapter number fourth as a MDCAT syllabus, that is known as केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसको हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जो एंट्री इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज नोन एज बायोकेमिकल। जो चैप्टर था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सॉरी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।